तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत बार आप लोगों ने सवाल किया कि लखन भैया एनकाउंटर केस फेक कैसे था। बहुत सारे गवाह पेश हुए, लंबा चौड़ा केस सेशन केस कोर्ट में चला, उसके बाद हाई कोर्ट में, और अभी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको लेके ये सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा था। तो मैंने इस केस की पिछले 2 दिन पूरी स्टडी की। मैंने वो पूरी जजमेंट पढ़ी जो सेशन कोर्ट ने, बहुत सैकड़ों पन्नों की जजमेंट, और उसके बाद हाई कोर्ट की पूरी जजमेंट पढ़ी। मैंने पुराने उसके भाई से, राम प्रसाद से, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। उसका नंबर भी मुझे मिल गया, कभी स्विच ऑफ आता था और कभी जिसको कहते हैं वो एरिया से बाहर है, तो बात नहीं। लेकिन मैंने उसकी इंटरव्यूज पढ़ी कुछ अखबारों में, जो उसने कहा इसके बारे में, और क्या क्या दिक्कतें उस आदमी को आई ये केस लड़ने के लिए, उनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कैसे पहले सेशन कोर्ट में 21 लोग होते हैं एक्यूज, उनको सजा होती है, और सिर्फ एक आदमी 22वां प्रदीप शर्मा बरी हो जाता। लेकिन हाई कोर्ट में जब ये केस चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सज़ा दे देता है। ये हुआ तो कैसे हुआ, ये बहुत अहम सवाल है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत पते की बातें। पहली बात तो ये है कि एनकाउंटर जिन लोगों का होता है वो बहुत शातिर किस्म के नामचीन क्रिमिनल होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। लखन भैया के नाम से मशहूर था जो, उसके केस में पुराने ज़माने में क्रिमिनल रहा था, कोई धंधा भी करता था, कुछ केबल ऑपरेटर का, लोगों से झगड़े बगड़े भी हुए, लेकिन इतना बड़ा बदमाश नहीं था कि उसका एनकाउंटर करना पड़े। और वो भी कहाँ का झगड़ा, दहानू में एक प्लॉट को लेके, दहानू महाराष्ट्र के मुंबई से आगे जाके बाहर बाहर काफ़ी दहानू एरिया पड़ता, वहाँ पे एक प्लॉट का झगड़ा था अनिल बेहड़ा का किसी के साथ। और क्योंकि ये शख्स राम लखन भैया, ये अनिल बेहड़ा का दोस्त था, ये शायद उसकी किसी तरीके से हेल्प कर रहा होगा अपने तरीके से, जो बात उस आदमी को हजम नहीं थी जिसके साथ इनका झगड़ा था। और इसके भाई ने, जो पेशे से वकील है, छोटा भाई राम लखन का, उसने एक अपनी इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि जिस आदमी के साथ अनिल बेहड़ा का, मेरे भाई के दोस्त का झगड़ा था, उस आदमी ने ये सुपारी दी प्रदीप शर्मा को। अब ये उसका इल्ज़ाम है, ये कानून में कहीं सिद्ध नहीं हुआ कि कोई कानून और कोर्ट केस में ऐसे किस्म की इल्ज़ामबाजियाँ नहीं चलती, वहाँ तो सबूत देना पड़ता है, और ऐसी बातों का कोई सबूत होता नहीं। तो ये इस आदमी ने लगाया, लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि किसी पुलिस वाले को एक आदमी को उठा के एक प्लॉट के झगड़े से उसको जान से मार दिया गया। अनिल बेहड़ा को पहले मारा गया, उसकी लाश फेंक दी गई एक क्रीक में, और उसके बाद लखन भैया को इनकाउंटर कर दिया। और उसमें भी इतने लोगों को इन्वॉल्व किया गया जहाँ से अंदर की बात कभी भी निकल के बाहर आ सकती। क्या ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, या ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ, या इसलिए हुआ कि इसके गवाह नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब के सब गवाह पुलिस वाले ही थे। अब पुलिस वाले तो अपने एक्शन का साथ देंगे, वो कैसे कहेंगे कि हमने गलत मारा है। तो ये काफ़ी पेचीदा मामला है, कोर्ट के लिए था, अब तो नहीं रहा पेचीदा क्योंकि फैसला आ गया है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो ये उसके भाई
एडवोकेट गुप्ता का ये कहना है कि 11 नवंबर को 2006 को इनको नई मुंबई से उठाया जाता है, अनिल बेहरा पुलिस को, और टोटल 6 आदमी इनको एक तरीके से किडनैप करते हैं। किडनैप करके इनको, जिनमें से एक ही पुलिस वाला था जो बाद में पता चला, 4 जो लोग थे वो बाहर के आदमी थे, 5वां एक छात्र क्रिमिनल था, और 6ठा एक कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इस किस्म का कोई एम्प्लॉय था। अब 6 आदमी जब इसके भाई को, अनिल बेहरा को उठा के लेके जाते हैं, तो वहाँ के सामने दुकान वाला इसको फ़ोन करता है कि आपके भाई को उठा के ले गए पुलिस वाले। इसने जब पूछा कि तुम्हें कैसे शक थे वो पुलिस वाले, तो उसने कहा कि अगर बदमाश होते तो वहीं मार देते, इस तरह उठा के तो पुलिस वाले ही लेके जाते। अब हैरानी की बात यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम किया, उसको उठा के लाना तो पुलिस वालों को जाना चाहिए। 6 लोग उसको उठाते हैं और उनमें से एक सिर्फ पुलिस का कांस्टेबल था। इसका मतलब मंशा शुरू से ही गलत थी। ये कहना है राम लखन के छोटे भाई का, जो हाई कोर्ट का वकील है। तो वहाँ से एक मंशा साबित हो जाती है कि ऑल इज नॉट वेल, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। उसके बाद उसका कहना है कि इस अनिल बेहरा को भांडुप में ला के पहले दोनों को रखा गया, भांडुप से अनिल बेहरा और इसको अलग अलग किया गया। इसके भाई को डीएन नगर पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां प्रदीप सूर्यवंशी इंस्पेक्टर थे। प्रदीप शर्मा भी शायद वहीं पे थे। तो वहाँ पे लाया जाता, और मेरे पास अपने पास एक ऐसा गवाह है जो उस दिन वहाँ डीएन नगर के मौजूद था। उसने इस लखन भैया को पुलिस स्टेशन में देखा जिस दिन एनकाउंटर हुआ है, सो कॉल्ड एनकाउंटर। मेरा दोस्त किसी काम से गया था, वो सबको जानता भी था पुलिस वालों को, तो उसने मेरी जो लास्ट स्टोरी हमने की थी वो पढ़ के, उसने सुन के मुझे फ़ोन करके बताया कि वो वहाँ पे था। उसके बाद क्या हुआ उसको मालूम नहीं। उसको बोला भी गया था, जो जिस हाथ ऑफिसर को मिलने गया था कि आप रुको रात तक, उसके बाद साथ में इकट्ठे जाएंगे, आपको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आदमी पहले वो निकल गया। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि लखन भैया उस दिन डीएन नगर पुलिस स्टेशन में था। डीएन नगर पुलिस स्टेशन मुंबई के पुराने पुलिस स्टेशनों में एक है, और शुरू से एक जो रोबेरो के टाइम पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीमें बनाई गई थी, 9 टीम, उनमें से बहुत बार मैं जिक्र कर चुका। एक टीम थी, आनंद बिहारे सीनियर था और दिलीप सूर्यवंशी उसका जूनियर था। ये वही दिलीप सूर्यवंशी है जिसका छोटा भाई प्रदीप सूर्यवंशी था, जिसको इसी एनकाउंटर में सजा हुई थी। अब देखिए मौका मेल कैसे बनता है। लेकिन दिलीप सूर्यवंशी बाद में तरक्की करते करते एसीपी बना और अच्छा खासा नाम कमा के वो रिटायर हुआ। आज भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। प्रदीप सूर्यवंशी बहुत जेंटल आदमी था। जब अंधेरी पुलिस स्टेशन में था, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है ईस्ट साइड में, वहाँ बहुत बारी मुलाकात होती थी। वेरी हेल्पफुल पर्सन। आपको याद करवा दूँ कि जब मुंबई में वो अटैक हुआ था, पाकिस्तान से 10 लोग आए थे, 9 मारे गए थे, एक आदमी बचा था इस्माइल, और वो उसके साथ दूसरा, उन्होंने जो एक स्कोडा गाड़ी एक आदमी की छीनी थी, उस आदमी का होटल अंधेरी पुलिस स्टेशन के बैक साइड में था। और मैं जब उस शख्स की इंटरव्यू करना चाहता था तो इसी प्रदीप सूर्यवंशी ने मेरी हेल्प की थी। अब्दुल कसाब के केस में, जो जिस गाड़ी लेके जो भागे थे और बाद में उनको गिरगांव के पास पकड़ा गया, वही गाड़ी जिस मालिक की थी, उसका होटल जो था, रेस्टोरेंट, वो अंधेरी के उसी पुलिस स्टेशन की बैक साइड में था। और वो लड़का अच्छी तरह प्रदीप सूर्यवंशी को जानता था। तो प्रदीप सूर्यवंशी ने उसको फ़ोन करके बुलाया पुलिस स्टेशन में, मेरी मुलाकात करवाई। हम दोनों साथ में जाके बैठे और मैंने उस लड़के की इंटरव्यू की थी। इतना हेल्पफुल नेचर का था प्रदीप सूर्यवंशी। खैर, वो प्रदीप सूर्यवंशी तभी
डीएन नगर में तैनात था। अब इस आदमी को, लखन भैया को लाया जाता है वहाँ से, और रात को इसके भाई का इल्ज़ाम ये है कि उसको पुलिस स्टेशन में ही गोली मार दी गई थी। वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास अणुशक्ति बिल्डिंग जो है उसके बाहर, जहाँ पे आदित्य पंचोली का घर भी है, वहीं थोड़ी सी खाली जगह, उजाड़ एरिया, साथ में क्रीक भी लगती है, मेन रोड से थोड़ा हटके भी है। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, मैं उसको कहीं कुछ और बोल गया था, वो दुकान का नाम था किट कैट, मैं टिकटॉक बोल गया था। आजकल टिकटॉक बहुत चलता है, बैन भी होने लग गया। तो किट कैट दारू की दुकान से तकरीबन 50-60 गज की दूरी पे। खैर, तो इसके भाई का ये कहना, जो कोर्ट ने सही पाया, ये खाली उसके भाई की स्टेटमेंट नहीं है, ये सब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड है। डीएन नगर में ही लखन भैया को मार दिया गया था। 5 गोलियां उसको लगी थी, एक उसके बिल्कुल सेंटर में माथे पे लगी थी, एक कानपट्टी पे, 2 उसके छाती पे जो निपल्स हमारे होते हैं वहाँ पे, और एक छाती में थोड़ा नीचे। तो 5 गोलियां उसके शरीर पे थी। पोस्टमार्टम में जब हुआ तो 2 गोलियां जो थी, जो उसके सर में थी, वो आर पार नहीं हुई, वो मिल गई थी, और एक छाती वाली गोली मिल गई थी। इसके भाई का कहना ये है कि डीएन नगर में उसको बंद कमरे में गोलियां मार के साजिश के तहत उसकी लाश को एक किसी तरह गाड़ी वाड़ी में डाल के ले गए वर्सोवा, और वहाँ उसकी लाश डाल के खाली ये ड्रामा किया गया, हवा में गोलियां चलाएगी, दार दार दार, इसको कोई गोली लगी। इसीलिए उस इलाके के लोगों को कोई एनकाउंटर वाली बात लगी नहीं थी, कोई भी प्राइवेट विटनेस नहीं था। हालांकि वो और भी कुछ दुकानें थी, वहाँ पे एक पान वाला था, फुटपाथ में मोटर मैकेनिक के गराज भी छोटे से थे। कहीं किसी को कानो कान खबर नहीं, सिर्फ बाद में पता चला कि यहाँ पे एनकाउंटर हुआ। मैं और मेरा दोस्त इंद्रजीत भी वहीं पे थे, हमें भी कोई ऐसा शक नहीं। हमें तो बाद में जब पुलिस की गाड़ियाँ आने लगी एक एक करके, तो पता चला कि कुछ हो गया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, तो एडवोकेट गुप्ता, राम लखन का छोटा भाई, उसका कहना है कि जो जब पोस्टमार्टम से वो 3 गोलियां मिली, उनको मुआयने के लिए बैलिस्टिक रिसर्च के लिए भेजा गया फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कलीना में, और उसमें जो वेपन इस्तेमाल किए गए थे वो सब वेपन जमा करवाए गए। एक इंस्पेक्टर ने, अरविंद उसका नाम था, सब इंस्पेक्टर, उसने कहा कि 1 गोली मैंने चलाई थी, एक प्रदीप सूर्यवंशी ने चलाई, एक हवलदार दिलीप पाटिल शायद नाम था, उसने चलाई। ऐसे करके गोलियों को रिकॉर्ड आया। लेकिन उसके साथ जो एक वेपन प्रदीप शर्मा के पास हुआ करता था, उसको भी भेजा गया था। जब ये इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्यों हुई थी वो भी बता देते हैं। क्योंकि एनकाउंटर के पहले, सो कॉल्ड एनकाउंटर, डेथ, मर्डर जो भी है, अब तो मर्डर से जो हो गया, उसको पहले जब उसको पता चला राम प्रसाद को, भाई को, उसने इमीडिएटली एक टेलीग्राम मुंबई पुलिस कमिश्नर को की, एक टेलीग्राम नई मुंबई पुलिस कमिश्नर को, एक टेलीग्राम थाना पुलिस कमिश्नर। उसके थोड़ी देर के बाद उसने एक टेलीग्राम की स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को। तो इस तरीके से उसने पहले काफ़ी सारा रिकॉर्ड जमा कर लिया था, ताकि बाद में बहुत काम आया ट्रायल के लिए। अब जब इतना पहले बता दिया गया था कि मेरे भाई को इस तरह से उठा के ले जाया गया है, तो इंक्वायरी तो होनी थी। और जब इंक्वायरी हुई तो उसमें प्रदीप शर्मा, उनका खास एक हवलदार था जो हर एनकाउंटर में हर जगह पे साथ में होता था, तानाजी देसाई। तो तानाजी देसाई का वेपन, उसकी जो पिस्टल थी, सर्विस पिस्टल, वो भी जमा करवाई गई।
अब जब इन 3 गोलियों का मुआयना हुआ तो जो अरविंद ने कहा था इंस्पेक्टर ने कि एक गोली मैंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से चलाई, उसका एक खोल भी इसने दिया था, और सर्विस पिस्टल से चलाई थी, किस तरह सर्विस वेपन से, सरकारी वेपन से। और वो जब वो खोल के साथ वो गोली मलाई गई तो लेबॉर्ट्री में पता चला कि वो गोली तो उस खोल की है ही नहीं। वो जो गोली थी वो तो प्रदीप शर्मा की वेपन से चली हुई थी, जो लेबॉर्ट्री के पास थी, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास थी। अब प्रदीप शर्मा की वेपन अरविंद के पास कैसे आई? दूसरी गोली जो दिलीप पाटिल ने जो चलाई वो तानाजी के पिस्टल से निकली, सर्विस पिस्टल की निकली। तो उसके पास तानाजी का वेपन कैसे आया? हालांकि इनका कहना था कि प्रदीप शर्मा और तानाजी उस एनकाउंटर में शामिल नहीं थे, तो उनकी वेपन इनके पास कहाँ से आई? अब एक ऑफिसर अपनी वेपन दूसरे को तो देता नहीं है, और आप अपने बयान में कह चुके हो कि मैंने अपनी वेपन से गोली चलाई थी, मैंने इसको मारा था। और तीसरी जो गोली जो मिली वो प्रदीप सूर्यवंशी के वेपन से थी। तो अब यहाँ से ये शक होने लगा कि जो लोग, जो रिकॉर्ड में कहा गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कि ये एनकाउंटर में शामिल नहीं थे, वो एक्चुअली एनकाउंटर में तो शामिल नहीं थे, लेकिन जब उसको मारा गया पुलिस स्टेशन में तब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत था जो अल्टीमेटली प्रदीप शर्मा के खिलाफ गया। ये बैलिस्टिक जो रिपोर्ट है उसने पूरा पलड़ा जो था वो प्रदीप शर्मा और तानाजी के खिलाफ कर दिया। अब ये ऐसी एविडेंस है जिसके लिए आपको किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती, जो साइंटिफिक एविडेंस है और एक सरकारी लेबॉर्ट्री की दी हुई एविडेंस है। ये सबसे बड़ा सबूत था जो प्रदीप शर्मा के खिलाफ गया। अब जो इनके जो सर्विस वेपन होती हैं उनमें जो गोलियां होती हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट इशू करता है, उसमें लॉट का नंबर वगैरह होता है, वो सब मैच हो गया। और उसके बाद लोग कैसे कहते कि हमने इसको नहीं मारा। नॉर्मली इस किस्म की इतनी बारीकी से जांच कम एनकाउंटर्स में होती। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो वेपन इस्तेमाल किया जाता है वो बाद में कहीं रिकॉर्ड में आता ही नहीं है। लैब तो अपने आप रिपोर्ट दे देती है, हाँ जी सब कुछ मैच कर गया। ये मुंबई में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा ये केस होता है। लैब वाली रिपोर्ट तो जैसा पुलिस वाले बोलते हैं वैसे बना के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडवोकेट भाई अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लगा हुआ था और बहुत लंबी लड़ाई उसने लड़ी। अगर वो इतनी शिद्दत से, मेहनत से इस केस की पैरवाई नहीं करता तो शायद ये केस इतना लंबा नहीं चलता था। जैसे सैकड़ों एनकाउंटर मुंबई के जो फेक थे उसके करने की वजह से लोगों को, आपको हैरानी होगी कि 90% एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कत्ल किए हैं, जो एनकाउंटर किए हैं, किनके किए हैं उनके नाम भी इनको याद नहीं होंगे। हालांकि जब कोई क्रिमिनल मर्डरर वो भी कत्ल करता है उसको सब पता होता है उसने किस किस का कत्ल किया, कहाँ कहाँ किया, तो उसको नाम भी पता होते हैं। लेकिन इनको तो रेलवे स्टेशन पे कत्ल, टैक्सी स्टैंड पे कत्ल, यहाँ पे कत्ल, सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का यही हाल था, कुछ गिने चुनों को छोड़कर। सबके सब बुरे नहीं होते, लेकिन क्योंकि उन केसेस की कोई पैरवाई नहीं करता इसलिए वो केसेस वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब ये सब चीज़ें होने के बाद भी सेशन कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया। उसके बाद 3 साल जेल में रहने के बाद, और उसके 3 साल
के बाद उसका जो सेशन ट्रायल जब आती है, प्रदीप शर्मा 6,2009 में ट्रायल शुरू होती है, शायद 2006 में कत्ल होता है, 2009 में फाइनल हियरिंग शुरू होती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, करते करते 3 साल लग जाते हैं ये केस आने में। 2011 में शायद फाइनल जजमेंट आती है जिसमें प्रदीप शर्मा बरी होता है। उसके बाद इसका भाई लखन भैया का हाई कोर्ट मूव करता है कि प्रदीप शर्मा को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो 21 लोगों को सज़ा हुई होती है वो भी अपील करते हैं कि हमारी सज़ा माफ़ की जाए। इसलिए एक तरह दोबारा से फिर 22 लोगों का केस हाई कोर्ट में चलने लगा, जिसका फैसला अभी थोड़े दिन पहले आया और हाई कोर्ट ने बाकी सब लोगों की सज़ा बरकरार रखी, 1-2 की थोड़ी कम की है, लेकिन प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जो लाइफ टर्म जब तक जिंदा रहना है तो जेल में रहना पड़ेगा। अब इसको भी 8-10 दिन हो गए हैं, 15 दिन का समय हाई कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रदीप शर्मा को पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद जेल में रह के फिर अपील करनी पड़ेगी। बाहर से अपील नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों, ये कहानी थी कि कैसे एक टेक्निकल नुक्ते पे आके प्रदीप शर्मा को नकेल पड़ी। अगर ये कहीं बैलिस्टिक साइंस लेबॉर्ट्री की अगर इस किस्म की रिपोर्ट नहीं आती तो प्रदीप शर्मा को सज़ा नहीं होती। गवाह तो सब के सब मुकर गए थे। जो पुलिस वाले थे उन्होंने तो वही गवाही देनी थी जो उनको देनी थी। तो ये एक इसमें और भी कुछ खास गवाह थे। कोई सेशन कोर्ट का मुलाजिम था, कुछ इस किस्म के लोग थे, एक दोनों की नौकरी भी गई, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई था, उसके ऊपर भी एक्शन हुआ। बहुत कुछ हुआ इस केस में। अब देखना होगा कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ये केस चलेगा, अब बाकी लोगों को जो महाराष्ट्र सरकार ने जिनको सेशन कोर्ट ने सज़ा दी थी उनमें से ज़्यादा पुलिस वाले थे। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जब कुछ सज़ा पूरी हुई आधी अधूरी, उनको एक लंबी रियायत दे के छोड़ दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि उन सबको वापस बुला के जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उनको रियायत दी थी वो गलत दी थी। सो दोस्तों, ये था एक लखन भैया केस जो प्रदीप शर्मा की गले की हड्डी बन गया और कैसे प्रदीप शर्मा वाज नेल्ड डाउन इन दैट केस। ये आज की कहानी का किस्सा था जो बहुत कम बताया गया है। कहीं यही होता नॉर्मल तौर पे कि प्रदीप शर्मा कैसे बरी हो गया और कैसे हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दी। ये मेन कारण था जिसकी वजह से ये सिद्ध हो गया कि ये फेक एनकाउंटर था, मतलब क्लियरली मर्डर था और सब लोगों को सज़ा मर्डर की हुई। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।